फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने देखा था रोहित सूरज की बातों को मंदिर में याद करता है। हमारी लव सिटी में भगवान की भक्ति की जाती है, दिखावा नहीं। इसलिए मंदिर के बाहर दुकानें तो होंगी, लेकिन वहाँ माला तुम्हें खुद ही बनानी है, धूप दीप भी खुद ही तैयार करने हैं। और अगर तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि ये सब काम कर सको तो कुछ फूल लेकर ही चले जाओ भगवान के सामने। लेकिन महंगी महंगी पूजा की थालियाँ, एक से बढ़कर एक माला, महंगी सस्ती चुनरी की दुकानें, इनकी उम्मीद करके दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मंदिर में रोज प्रसाद बनता है और सभी को समान रूप से मिलता है। अब आगे कितने ही ज़रूरतमंद वहाँ रोज प्रसाद खाते हैं और बदले में मंदिर की और आसपास की सफाई कर देते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक भिखारी नजर नहीं आएगा। भले ही भगवान ने किसी इंसान को शरीर का एक अंग न दिया हो, लेकिन इतना हौसला सबको देता है कि वो अपनी ज़रूरत के सभी काम कर सकें। इन्हीं में एक काम अपने लिए भोजन की व्यवस्था करना भी है। एक हाथ नहीं तो क्या हुआ, दूसरे हाथ से मंदिर साफ किया जा सकता है। अंधे हैं तो भजन गा सकते हैं, ढोलक चिमटा मंजीरा कुछ भी बजा सकते हैं। पैर नहीं है फिर भी हाथों से बहुत काम कर सकते हैं। भीख मांगना हमारी लव सिटी के लोगों ने सीखा ही नहीं, ऐसा समाज है ही नहीं वहाँ का। कितने गर्व से और खुशी से सूरज रोहित को ये सारी बातें बताता था। उसे बड़ा नाज था लव सिटी पर। आज रोहित अपनी आंखों से सब देख पा रहा था। सीढ़ियों पर एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसे भिखारी कहा जा सके। मंदिर की सीढ़ियों के बाद उसने जो देखा, उसे देख कोई भी इंसान दिल से तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। एक व्यक्ति जिसका एक हाथ नहीं था, वो अपने एक ही हाथ से मंदिर में लगे पौधों के आसपास उगी फालतू की घास निकाल रहा था। दूसरा व्यक्ति जिसके दोनों पैर शायद पोलियो ग्रस्त थे, पूजा में फोड़े गए नारियल के कचरे को उठाकर एक डिब्बे में भर रहा था। रोहित का दिल ये सब देखकर गदगद हो गया। आज तक जिस तरह के लोगों को वो मजबूर और लाचार देखता था, उन्हें इस तरह पूरे विश्वास और लगन से अपने कामों में डूबा देख रोहित हैरान भी था और खुश भी। देश का हर शहर ऐसा हो, हर इंसान ऐसा हो तो ये देश धरती पर ही स्वर्ग की मिसाल बन जाए। रोहित के मुंह से निकला। रोहित ने मंदिर में पूजा की, प्रसाद लिया और अपने रिसोर्ट की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक पार्क नजर आया। न जाने क्या सोचकर वो पार्क में गया और खाली बेंच पर बैठ गया। उससे कुछ दूरी पर एक लड़की और लड़का बैठे हुए थे। शायद प्रेमी जोड़ा था। लड़का एक गाना गुनगुना रहा था, मेरे रस के कमर तेरी पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, बड़े पुराने हो तुम। लड़की ने लड़के का गाना सुनने के बाद कहा। लड़की का ऐसा कहना रोहित को खींचकर अपनी पुरानी यादों में ले गया। कुछ दिनों बाद निकिता और रोहित की शादी होनी थी। रोहित इन कुछ दिनों के हर लम्हे को खास बनाना चाहता था, इसलिए वो रोज निकिता से मिलने उसके घर के पीछे वाले खेत में चला आता। निकिता ने पहले तो ना नुकुर की, फिर ये सोचकर रोहित की बात मान ली कि ये कुछ दिन ही तो हैं उसके पास रोहित के साथ समय बिताने के लिए। शादी के बाद उसे रोहित का साथ कहाँ नसीब होगा। ऐसी ही एक रात वो रोहित से मिलने खेत में गई थी। रोहित, जिसने हाल में गिटार बजाना सीखा था, उसे एक धुन सुनाना चाहता था। पागल हो तुम, निकिता बोली, तुम्हारे प्यार में हूँ तो। मेरा मतलब इस वक्त गिटार बजाने से था। कौन सी किताब में लिखा है इस वक्त गिटार नहीं बजा सकते? इस वक्त गिटार बजाने से लोग जाग नहीं जाएंगे? निकिता बोली, ओह सॉरी, ये बात तो दिमाग में आई ही नहीं। बस तुम्हें सुनाना था कुछ, तो गाकर सुना दो। गाकर? हाँ गाकर, लेकिन मुझे ठीक से गाना नहीं आता, मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है। तो क्या हुआ, मेरा मन है तुम्हारे मुंह से कुछ सुनने का। ठीक है तो सुनो। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तुम नई फिल्में नहीं देखते? निकिता रोहित को बीच में टोक कर बोली। रोहित ने हैरानी से निकिता को देखा। ये बहुत पुराना गाना है, कोई नया गाना याद हो तो सुनाओ। नया गाना? अच्छा कल सुनाना, अभी बहुत देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। निकिता बोली, थोड़ी देर और रुको ना। रोहित तड़प उठा। उसका जी चाहता था वो सारी रात निकिता से बातें करता रहे। कल मिलने के लिए अभी जाना होगा ना? निकिता रोहित की विनय पर तड़प उठी थी।
लेकिन उसे डर था कहीं घर में किसी को पता न चल जाए। उसे अपने लिए ये डर नहीं था बल्कि चारू के लिए था। चारू को पता चला दीदी और रोहित रात को मिलते हैं तो वो समझ जाएगी रोहित उससे नहीं निकिता से प्यार करता है। निकिता, हाँ तुम्हें एक बात बतानी थी, कल बताना। अरे अभी बहुत देर हो गई है, निकिता ने कहा और घर जाने लगी। वो जानती थी अगर वो नहीं गई तो रोहित उसे जाने भी नहीं देगा। रोहित कुछ देर निकिता को देखता रहा, फिर अपना गिटार उठाकर वो भी घर की तरफ चल दिया। वो खुश था निकिता के साथ बिताए अपने समय को लेकर, लेकिन नहीं जानता था घर पर एक घनघोर सच उसकी राह देख रहा है। पंडित जी पूरी बात नहीं बताते दादा, लेकिन ये पाप है। तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है कि पाप पुण्य का लेखा जोखा करना है। वैसे भी हम कौन होते हैं पाप पुण्य का फैसला करने वाले। जो हमारी नज़रों में पाप है वो दूसरों के लिए पुण्य भी तो हो सकता है। महेश ने केशव को अपनी बातों में करने की कोशिश जारी रखी। मतलब तुम ही बताओ, एक विधवा की दूसरी शादी करना पाप है कि नहीं? है तो सही। केशव लाल कुछ हिचकिचाए। जब पाप है तो तुम ये पाप काहे कर रहे हो? मजबूरी है। मजबूरी नहीं, आप दो तरह से पुण्य का काम कर रहे हो। केशव लाल ने महेश को हैरानी से देखा। वैसे विधवा विवाह पाप है, लेकिन उस लड़की की नज़रों से देखा जाए तो ये पुण्य हुआ। कौन स्त्री विधवा रहना चाहती है? सारी उम्र इतना कठोर तप करना चाहती है? फिर वो तो अभी बच्ची ही है। उसके माता पिता की नज़रों से भी ये पुण्य ही हुआ। विधवा बेटी को रोज मरते देखने से ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? महेश ने केशव लाल की तरफ अपनी बातों के असर होने की उम्मीद से देखा। बात सही है तुम्हारी। केशव लाल सहमत नजर आया। और अगर तुमने अपने बेटे के काल सर्प दोष के बारे में जानते हुए भी कुछ नहीं किया तो ये भी पाप हुआ ना। भगवान हमें अपने बच्चों का पालन कर्ता बनाकर भेजते हैं। अब हम उनकी रक्षा न कर पाए फिर हुए ना हम पापी। महेश ने अपनी बातों को पाप पुण्य की चाशनी में ऐसा लपेटा कि केशव लाल पूरी तरह संतुष्ट हो गया। वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम सारी व्यवस्था कर देना। ध्यान रहे किसी को कानों कान खबर न हो। निकिता के घर वालों को भी नहीं और रोहित को तो जरा सी भी नहीं। वो ऐसे भी गांव के रीति रिवाज कम ही समझता है। फिर ये तो बार बार एक ही बात मत दोहराइए। मैंने सुना है पेड़ भी सब सुनते हैं। महेश अपनी वही पुरानी हंसी हंसते हुए बोला। ठीक है, मैं चलता हूँ। इस काम का जिम्मा तुम्हारा रहा। सारा काम एकदम सही से होना चाहिए। केशव लाल वापस अपने रोबदार अंदाज में आ गया था। जी दादा। महेश भी अब परामर्शकर्ता के रूप में वापस छोटे भाई के लिबास में आ गया था। उसके बड़े भाई केशवलाल के सख्त स्वभाव से सभी उनके सामने कम ही बोलते थे। एक महेश था जिसे केशवलाल का स्वभाव अच्छी तरह पता था और उसी का फायदा वो अपने बदले के लिए उठा रहा था। केशवलाल महेश को हिदायत देकर वहां से चला गया। केशवलाल को दूर जाते देख महेश के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान नाच उठी। थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे, अब देखो उस थप्पड़ का अंजाम। महेश ने अपना गाल सहलाया। केशवलाल घर पहुंचे तो सुशीला देवी तुरंत उनके लिए चाय बना लाई। बहुत थक गए बेटे की शादी की तैयारियों में। सुशीला नीचे बैठकर बोली, अभी तो क्या तैयारियां हुई हैं, नाम की शादी है, असली शादी तो 1 महीने बाद होगी। केशवलाल बोले, फिर भी शादी तो है ना। वैसे भी इस शादी के बगैर वो शादी कहाँ संभव है। इस हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी तो यही वाली हुई ना। सो तो है, बस एक ही फिक्र खाए जा रही है, रोहित को कैसे समझाया जाए। उसकी 2 शादियां करनी हैं। आप भी कैसी बातें करते हैं। विधवा को भला कौन अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहेगा। हमारा बेटा है वो, कौन नहीं। फिर यहाँ तो मामला ही दूसरा है। केशवलाल के चेहरे पर चिंता के भाव आए। आपने कहा था आप अपने तरीके से समझा देंगे। समझाना तो पड़ेगा। कहाँ है वो, भेजो जरा उसे मेरे पास। अपने कमरे में ही होगा, अभी भेजती हूँ। सुशीला उठती हुई बोली। केशवलाल कुछ परेशान लग रहे थे, शायद रोहित इसकी वजह था। आपने बुलाया बाबूजी, रोहित दरवाजे से ही बोला। अंदर आओ। केशवलाल अपने रोबदार अंदाज में वापस आए। जो बात उन्हें करनी है उसके लिए उनका कड़क रहना जरूरी है। तुम्हें पता ही होगा काल सर्प दोष के कारण तुम्हारी पहली शादी एक विधवा लड़की से हो रही है।
केशवलाल जरा सा रुके। पहली शादी, रोहित चकराया। वो लड़की बस एक ही रात के लिए तुम्हारी पत्नी रहेगी, अगले दिन तुम्हें उसे छोड़ना होगा। आप क्या कह रहे हैं? रोहित की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें विरोध साफ महसूस किया था। केशवलाल ने इस विरोध को उन्होंने तुरंत दबाना सही समझा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमने विचार किया, शादी के अगले दिन हम उस लड़की को शहर भेज देंगे। वहाँ उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी ही होगी। यहाँ रही तो लोग उसे ताने सुनाएंगे, इसलिए हमने उसे शहर भेजने का फैसला किया है। उसके पश्चात ठीक 1 माह बाद तुम्हारी शादी उसी की छोटी बहन चारू से हो जाएगी। तब तुम अपना दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से शुरू कर सकते हो। लेकिन दूसरी शादी क्यों, और वो भी उसकी ही बहन? देखो बेटा, वो लोग माने ही इस शर्त पर थे कि उनकी छोटी बेटी से तुम्हारी शादी हो, वरना कौन बाप विधवा बेटी को ब्याहता है। छोटी बेटी का भविष्य देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। केशवलाल रोहित को गौर से देख रहे थे। रोहित परेशान हो उठा। वो वैसे भी बाबूजी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। फिर यहाँ बाबूजी ने ऐसे तर्क दिए थे कि वो कुछ बोल ही नहीं सका। रोहित सोच ही रहा था क्या कहे क्या पूछे कि तभी कमरे में उसकी माँ आई। सुनो जी, ये कागज़ आपके सिरहाने के नीचे रखा था। मुझे लगा कोई ज़रूरी कागज़ होगा, इसलिए अपने पास संभाल लिया। माँ ने कमर से एक तय किया हुआ कागज़ निकाला और उसे खोलकर बाबूजी के पास ले आई। कागज़ देखते ही बाबूजी की आंखों में अजीब भाव आए। उन्होंने लगभग झपटते हुए कागज़ पकड़ा और फुर्ती से उसे अपने पीछे रख दिया। रोहित, तुम्हें जो बताना था मैंने बता दिया, अब जाकर अपना काम करो, केशवलाल कड़क स्वर में बोले। रोहित चुपचाप उठा और जाने लगा। और हाँ, इस शादी के लिए ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। अगले महीने चारू से शादी के लिए तैयारी करो तुम तो, बाबूजी ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा। रोहित ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। कल रात वो निकिता के साथ कितना खुश था, तब उसे कहाँ पता था ये खुशियाँ भी कुछ दिनों की ही मेहमान हैं। आज उसे ऐसा कुछ पता चलेगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। आपने उसे सब बता दिया? माँ ने पूछा। बता दिया, कुछ बोला नहीं। मेरे आगे कुछ बोले इसी दिन के लिए बड़ा किया था। नहीं, सुशीला सहम गई। तुम्हें जरा भी दिमाग है या नहीं? कभी भी कहीं भी कुछ भी पकड़ा देती हो। ये कागज बाद में नहीं दे सकती थी। बाबूजी गुस्से में थे। मुझे लगा जरूरी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके सामने ही दे दोगी। अकेले में देना चाहिए था। आइंदा ध्यान रखना, पहले तो मेरी चीज़ों को छूना मत, और अगर कभी ऐसा कोई कागज़ मिले तो अकेले में देना, सबके सामने नहीं। बाबूजी कुछ गुस्से में थे। जी ध्यान रखूंगी, सुशीला सहमी हुई आवाज़ में बोली। अब जाओ तैयारियां करो, जी कहकर सुशीला तुरंत कमरे से बाहर निकली। सुशीला के जाते ही केशवलाल ने वो कागज़ निकाला, माचिस जलाई और उस कागज़ पर आग लगा दी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, केशवलाल बड़बड़ाया।